नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। एक नया दिन, नई शुरुआत अपनी पाठशाला पर आप सभी के साथ। आज जो मैं सेशन साझा करने जा रहा हूं बड़ा ही महत्व का है, और वो सेशन कितना महत्व का है इससे अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि हाल ही में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को एक ट्रीटमेंट दिया, वो ट्रीटमेंट था कि हम अगर किसी तरह से आपके साथ रिफ्ट में हैं तो हमारे साथ हुए हुए समझौतों को हम रोक सकते हैं। भारत शायद यही टेस्ट अब इन महाशय को देने जा रहा है। बांग्लादेश की बारी है। चर्चा इस बात की है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बदलती स्थितियों में अपने पक्ष को और मजबूती से रखने के लिए आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने की शुरुआत हमने बदलते परिप्रेक्ष्य में जैसे सिंधु वाटर ट्रीटी के साथ की, अब वैसा ही फिलहाल चर्चा में गंगा वाटर ट्रीटी है। आप सभी को याद होगा कि शेख हसीना जब भारत आई उसके बाद से यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, जो कि एक अंतरिम सरकार के नाम से चलाया जाने लगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस सत्ता में तो आए, लेकिन अपनी राजनीति से नहीं दूर रह पाए। राजनीति में उन्होंने भारत के विरोध में बांग्लादेश का भरपूर उपयोग किया। भारत के हित जहां जहां प्रभावित हो सकते थे, फिर चाहे पूर्वोत्तर भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, वहां पर भारत के विरोध में अपने प्रोपेगेंडा को पसारना शुरू किया। अपने प्रोपेगेंडा को बढ़ाते बढ़ाते ये भारत विरोध में इतना आगे निकल गए कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर इनकी नजर पड़ने लगी। भारत को इस प्रकार से ये बातों के द्वारा प्रभावित करने लगे कि चीन अगर चाहे तो पूर्वोत्तर भारत ले सकता है, पूर्वोत्तर के गेट पर तो हम बैठे हैं। इस तरह की इनके विचार दुनिया भर के अंदर प्रसारित होते रहे। खैर, आज जो सुर्खी है वो बड़ी है, और वो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद अब भारत इनके साथ गंगा वाटर ट्रीटी पर काम करने की सोच रहा है। इंडिया अब विचार कर रहा है कि क्यों ना हम गंगा जल समझौते को इनके साथ बदल दें, अमेंड कर दें। तो सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या सिंधु जल समझौते की तरह गंगा जल समझौता भी भारत रद्द कर देगा? अगर यह रद्द होता है तो बांग्लादेश पर इसका क्या असर होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत से लोग संभवतया ये ना जानते हो कि यह गंगा जल समझौता था क्या। तो आज के सेशन में मैं आपको गंगा जल संधि के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। डिटेलिंग जानने के लिए आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी टच लेना होगा। तो चलिए, आपको आज के सेशन में गंगा जल संधि से लेकर के गंगा जल के बारे में भी सारी जानकारियां देता चल रहा हूं। साथियों, जब बात गंगा की होती है तो गंगा लगभग 2500 किलोमीटर में हिमालय से निकल करके बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी है तो नदी की सहायक नदियां भी होंगी। देखिए, गंगा नदी के अंदर अगर आकर कोई और नदी मिलती है तो सहायक नदी कहलाती है, और नदी से निकलकर कोई और नदी समुद्र में चली जाती है तो वो वितरिका कहलाती है। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरीज के अंदर गंगा की ट्रिब्यूटरी में यानी कि सहायक नदी में यमुना भी शामिल है। प्रयागराज में इसी का संगम भी होता है। तो प्रयागराज में गंगा जब पूरी तरह से फुल फ्लेजेड बनकर बहने लगती है तो ये बहते हुए आगे चल करके पश्चिम बंगाल से दो भागों में बट जाती है, और इन दो भागों में से एक भाग जो भारत में रह जाता है इसे हुगली कहते हैं, और जो भाग बांग्लादेश में चला जाता है उसकी एक लंबी कहानी है कि वो पद्मा है कि वो मेघना है, वो सारी बातें बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए वो पद्मा कहलाती है। तो एक तरह से यहां एक ऐसा बिंदु है पश्चिम बंगाल में जहां से ये दो भागों में बट रही है। इसका दो भागों में बटना ही आज का सबसे बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि जब दो भागों में नदी बटे तो नदी का जल किस तरह बटे, ये बात ही आज का डिस्कशन पॉइंट है। इसको और समझेंगे, लेकिन थोड़ा हम नदी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। जिस जगह जाकर के नदी दो भागों में बटती है उस किनारे पर एक डैम बनाया हुआ है मुर्शिदाबाद जिले के अंदर। नाम है उसका फरक्का बैराज। फरक्का बैराज गंगा नदी पर बना हुआ एक ऐसा डैम है जहां से भारत में बह रही हुगली और बांग्लादेश में गंगा जो जा रही है। अब थोड़ा सा इसे यहां पर जान लें। गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करती है, यहां पर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब जब ये पद्मा के नाम से यहां एंट्री करती है तो इस नदी में जमुना आकर मिलती है। अब आप कहेंगे यमुना तो पहले ही मिल चुकी हैं, तो यहां पर यह तथ्य जान लीजिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र आसाम में बह रही थी, जब वो बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसे जमुना कहा जाता है। यह जमुना आकर के जब पद्मा से मिलती है तो पद्मा नाम से ही बहने लगती है। इस पद्मा में आकर फिर एक और नदी मिलती है जिसका नाम मेघना है। ये जब मेघना नदी आकर के पद्मा से मिलती है तो यहां से पश्चिम बंगाल की खाड़ी में ये दोनों मिलकर के मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसका मतलब गंगा नदी
भारत में बहते हुए जब दो भागों में बंटती है, यानी वितरिकाओं में बंटती है, एक हुगली कहलाती है जो कि पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और एक पद्मा कहलाती है जो कि बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। ये जो हुगली है जो भारत के अंदर ही रहती है, इसी पर ही कोलकाता शहर स्थित है, और कोलकाता में इसी नदी पर एक रिवर पोर्ट स्थित है जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। यानी कि समुद्र के जो जहाज हैं वो उस पोर्ट तक आ पाते हैं, यानी कि हुगली नदी में ही बड़े जहाज आकर के सामान उतारने कोलकाता सिटी तक आते हैं। तो एक तरीके से समझिएगा कि कोलकाता में हुगली का जो तट है वो असल में बड़े जहाजों के लिए ट्रांसपोर्ट के काम आता है। चलिए, तो ये तो बात अच्छी हुई। अब नदी का यहां पर बंटवारा अपने आप से हुआ है तो प्राकृतिक बंटवारा है। यहां पर डैम क्यों बनाया गया, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो होता क्या है कि जब गंगा नदी उत्तर के ऊपर से आ रही होती है हिमालय से, तो हिमालय के साथ में वो अपने मिट्टी भी लेकर आती है। नदी के अंदर अपनी जो मिट्टी है, देखिए जब हिमालय से उतरेगी तो हिमालय की गाद भी होगी, और क्षेत्र में जब जमीन पर बह रही है तो जमीन की मिट्टी भी होगी। तो जमीन से निकल रही मिट्टी और भी नदी के अंदर बहुत सारी आकर के सहायक नदियां मिलती हैं, तो सहायक नदियों से आई हुई मिट्टी भी गंगा नदी में होती है। लेकिन पहाड़ों पर नदी का वेग अधिक होने के चलते हमें यहां पर गाद जो है वो जमती हुई नहीं दिखती। लेकिन धीरे धीरे जब नदी आगे तल में बहती है, प्लेनर एरियाज में बहती है, मैदानी भाग में बहती है, तो नदी में बह रही जो मिट्टी है वो नदी के तल में बैठने लगती है। तो ये जो गंगा नदी है ना, ये बह रही जब मैदानी क्षेत्रों में होती है तो इसके अंदर जो मिट्टी घुली हुई है वो नीचे बैठने लगती है। ये बिल्कुल ऐसे समझिए कि अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी में मिट्टी घोल लिया मैंने, और उसे अगर मैंने बहुत तेज फेंका तब तो वो बहुत तेजी से आगे जाएगा, लेकिन अगर मैंने उसको बहुत आराम से पसार दिया तो उसके अंदर बैठा हुआ जो कचरा है वो जमीन पर रह जाएगा और पानी आगे बढ़ जाएगा, या फिर पानी भी ढंग से नहीं बढ़ेगा। ये स्थिति हो सकती है। यहां पर हो ये रहा है कि जो ये गाद है इस नदी में बैठी हुई वो जमीन में जल बैठने लगती है। जमीन में बैठने से नदी का बहाव कम हो जाता है और नदी रास्ते बदलने लगती है। इसीलिए मैदानी भागों में, जैसे अगर आप कोलकाता में, जैसे मैं अभी कल आप लोगों ने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने कोलकाता में किसी सेमिनार में थे हम लोग, कहीं किसी जगह हमें इन्वाइट किया गया था। हम कोलकाता गए तो हमने ऑब्जर्व किया कि हुगली कोलकाता में भी यों सर्प के आकार में बह रही है। सर्प के आकार में मतलब यों सर्पिलाकार पथ में बह रही है। रीजन क्या है? पानी का वेग कम हो चुका है और इसके अंदर जो जमा हुआ सिल्ट है, जो गाद है, वो कहीं ना कहीं टापू जैसी जगह बना लिया है। मतलब इधर टापू बना लिया तो नदी यों रास्ता निकाल ली, यों गया तो फिर ये यहां टापू बना लिया। इस तरीके से नदी का रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। यही कारण है कि बारिश के दिनों में बाढ़ की जो चिंताएं हैं वो बढ़ जाती हैं मैदानी क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि जब ये नदियां अपना रास्ता यूं टेढ़ा मेढ़ा लेकर चल रही होती हैं और अचानक जल का वेग बढ़ जाए, अगर पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगे, यूं होकर के निकलने लगे, तो ये इन टापुओं को भी बाईपास कर जाती हैं, क्रॉस करके निकल जाती हैं। तो इन टापुओं पर अगर आबादी बसी है तो तेज बहाव में वो भी बह जाती है। इस वजह से नदियों का रास्ता बदलना और नदियों के रास्ते बसे हुए लोगों का बाढ़ की चपेट में आना बारिश के टाइम पर बड़ी सुर्खी बनता है। और इसीलिए आप पश्चिम बंगाल, यहां पर ये बिहार, यहां पर नदियों के पानी को शोक के रूप में भी देखा जाता है कि भाई बाढ़ आएंगी तो शोक लेकर आएंगी, नदियों का पानी दुख लेकर आएगा, क्योंकि वो रास्ते बदल देता है ना। कोसी के बारे में जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत प्रचलित है। खैर, फिलहाल के लिए हम वापस आते हैं। गाद यहां पर बड़ी समस्या है और उस प्रॉब्लम के चलते होता क्या है अब वो समझिए। देखिए, जो पानी का जहाज होता है ना, वो पानी का जहाज जितना हमें ऊपर दिख रहा होता है, बचपन में आप लोगों ने नाव तैराई हो, अगर कागज की कश्तियां तैराई हो पानी में, तो नदियों के पानी के ऊपर जब अपन चाहे बाल्टी में ही तैरा रहे हो, थोड़े से पानी के ऊपर ही अगर आप चला रहे हो, तो कश्तियां जब चल रही होती हैं तब तो वो हमें लगता है सरफेस पर तैर रही हैं। पानी के जो जहाज होते हैं ये पानी के अंदर डूब कर चलते हैं। मतलब जितना आपको ऊपर दिख रहे हैं उससे भी बहुत सा हिस्सा उसका नीचे होता है। मैं ये नहीं कह रहा जितना ऊपर है उससे कहीं ज्यादा नीचे होता है, फिर तो सेंटर ऑफ मास गड़बड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, उस वजन को बैलेंस करने के लिए जहाज के निचले हिस्से में या तो पानी भर दिया जाता है या सामान डाल दिया जाता है।
पानी के अंदर डूब करके जहाज का एक बड़ा हिस्सा चल रहा होता है। यही कारण है कि जब वो जहाज इन नदियों के रास्ते कोलकाता पोर्ट तक आने का प्रयास करते हैं तो जहाज का जो हिस्सा हमें दिखता नहीं है लेकिन कम से कम 20-30 फीट तक पानी के अंदर वो होता है, वो जो 20-30 फीट गहरा जो हिस्सा है वो जब नदियों में अब जब जहाज आने का प्रयास कर रहा होता है तो वो मिट्टी में फंस जाता है। तो बड़े जहाज हमारे यहां पर पहुंच नहीं पाते। यहां पर ध्यान देने वाली बात फिर से समझिएगा, बड़े जहाज, मालवाहक जहाज, जो छोटे जहाज हैं जो नाव की तरह चल रहे हैं वो तो ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे, लेकिन जिसमें आपने टन भर सामान, कईयों टन, हजारों टन सामान भरा हुआ है, अगर उन्हें लाना है तो मिट्टी से बचाकर जहाज चलाना है। और मिट्टी से बचाकर अगर जहाज चलाओगे तो मिट्टी का साफ होना जरूरी है। तो इन क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है सिल्ट की दिक्कत, उस गाद की दिक्कत, कीचड़ की दिक्कत जो पानी के नीचे बस गई है। और चूंकि नदी अपने साथ में बहुत सारी सिल्ट लेकर आ रही है तो यहां पर गाद बहुत सारा है, तो जहाज जब हमारा जा रहा होता है ना तो वो उस जहाज सिल्ट में फंस जाता है तो वो चल नहीं पाता। यही कारण है कि कोलकाता सा जैसा शहर जिसमें अंग्रेजों के टाइम से ही इतनी इंडस्ट्रीज रही हैं, कपड़े का बहुत बड़ा केंद्र रहा है, व्यापार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है, वो क्षेत्र व्यापार में बड़े जहाजों का उपयोग नहीं कर पाता। और ये भारत के बहुत से पोर्ट की बड़ी दिक्कत है। इसीलिए कुछ ही चुनिंदा पोर्ट हैं जहां पर बड़े जहाज तट तक आ पाते हैं। आपको याद हो तो मैंने केरल में आपको ऐसा ही एक पोर्ट बताया था, अडानी का पोर्ट, कि वो ऐसा पोर्ट बन रहा है जहां पर तट तक जहाज आ पाएंगे, है ना। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। खैर, तो अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? तो अंग्रेज जब यहां हुआ करते थे उन्होंने भी ये प्रॉब्लम देख ली थी कि भाई कोलकाता तक अगर हमें जहाज लेकर आना है, हुगली के तट तक हमें लेकर जहाज आना है तो मिट्टी हटानी पड़ेगी। अब मैंने शुरुआत में आपको बताया था मिट्टी हटाने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? या तो पानी को बहुत तेज बहाव से भेजा जाए ताकि मिट्टी अपने आप बह जाए और बह करके बंगाल की खाड़ी में चली जाए। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में तो जमे हुए पानी से, पानी के साथ आई हुई मिट्टी से आइलैंड तक बन गए हैं। मैंने आपको बताया भी था एक ऐसा ही आइलैंड, आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जहां पर कॉक्स बाजार से निकाल करके रोहिंग्याओं को बसाने की बात चल रही थी। एक सेशन किया था हमने कभी, अगर आपको ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सही आंसर को मैं अपने द्वारा लाइक और रीपोस्ट करूंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए यहां पर अगर आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी में, तो अंग्रेजों ने भी ये एक परेशानी देखी कि यार इस सिल्ट को कैसे हटाएं। तो दो तरीके हैं कि पानी जब पहाड़ों से आ रहा होता है तो बहुत तेज बहाव से आता है तो उसमें गाद जमती नहीं है। ऐसे में या तो बहाव बढ़ाया जाए या ऐसी मशीनें लगाई जाएं जो गाद हटाने का पूरे टाइम काम करती रहें। ये दोनों ही काम एग्जीक्यूट हुए वर्ष 1975 में जाकर के। हुआ क्या? अंग्रेजों के समय पर कोई सिंचाई इंजीनियर रहे होंगे 19वीं शताब्दी में, कुछ कार्टर वाटर नाम से, उन्होंने सलाह दी कि गंगा नदी पर पहले एक डैम बनाया जाए और पानी को बहुत सारा इकट्ठा कर लिया जाए। बहुत बढ़िया, न्यू मोरे आइलैंड, शाबाश भाई, है ना। तो पानी को इकट्ठा कर लिया जाए। उस पानी को इकट्ठा करने का जो काम है ना मेरे प्यारे साथियों, वो यहां पर होता है फरक्का बैराज में। तो फरक्का बैराज में बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लो और उस इकट्ठे पानी को फिर तेजी से छोड़ो जिससे कि गाद हटती चली जाए। नंबर एक तरीका। और दूसरा तरीका भी कि यहां पर पानी से वितरण कैसे हो। भाई नदी चूंकि भारत से उत्पन्न हुई है, भारत के लिए होनी चाहिए। अब चूंकि नदी खुद से पद्मा बनकर अंदर चली गई है, ऐसे में पानी अगर जा रहा है तो पानी का वितरण सुनिश्चित कैसे किया जाए, यह तय करने का काम फरक्का डैम से सुनिश्चित किया गया। 1975 में जाकर के ये डैम बना। अब आप स्वाभाविक रूप से समझ चुके होंगे कि इस डैम से एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई, और वो क्या थी? वो ये थी कि नदी का बंटवारा कैसे हो, जल का बंटवारा कैसे हो, कितना पानी हुगली में जाएगा, कितना पानी पद्मा में जाएगा। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल यह था कि हमारा असल उपयोग था कि कोलकाता पोर्ट चालू रहे। यह उस समय अंग्रेजों की चाहत थी, बाद में भारत की चाहत थी कि कोलकाता पोर्ट तक जहाज आने चाहिए, कोलकाता तक चीजें चलती रहनी चाहिए, और इसके लिए गाद का हटना जरूरी। तो फरक्का डैम क्यों बनाया गया, यह उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जल का वितरण और कोलकाता पोर्ट को सुचारू रूप से रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फरक्का डैम बनकर आया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी करके कोई कंपनी है, उसने इसको बनाया। इस डैम से पानी कहां कहां बटे और कितना बटे, इसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में 1996 में जाकर एक समझौता होता है। वही समझौता आज सवालों में है क्योंकि इसके
30 साल पूरे हो रहे हैं। 1975 में बने इस डैम से रिलेटेड 1996 में एक समझौता होता है और इस समझौते के अब 30 साल पूरे हो रहे हैं। यही कारण है कि फिलहाल ये सुर्खियों में है। तो उम्मीद है कि गंगा नदी और गंगा नदी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको समझ में आई हो। अब हम इस एग्रीमेंट का इतिहास समझेंगे कि इस एग्रीमेंट में ऐसा था क्या जो कि भारत 30 साल बाद अब बदलने की सोच रहा है। ऐसा इस एग्रीमेंट में क्या था कि भारत के पास कितना जल रहेगा और बांग्लादेश के पास कितना जल रहेगा। क्या हमने गाद की परेशानी दूर की, तमाम बातें अब आगे, और किस तरह की सरकारों ने इस पर कैसा रोल प्ले किया, हम इस बारे में आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे। ठीक है साहब। 1996 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके 2026 में 30 साल होने जा रहे हैं। फरक्का डैम से कोलकाता और पद्मा को, मतलब हुगली और पद्मा के अंदर जल बंटवारे को लेकर के ये सारी चीजें हुई थी। किसने बनवाया था? तो सर आर्थर कॉटन की सलाह पर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। सलाह बहुत पहले आ चुकी थी, बाद में हमको आवश्यकता महसूस हुई कि यह आवश्यक है कि कोलकाता पोर्ट को चलाए रखने के लिए एक डैम बने, ताकि वो डैम तेजी से पानी का बहाव सुनिश्चित कर पाए, जल स्तर को मैनेज कर पाए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं। आप सभी लोग ये तो जानते हैं कि सदा नीरा नदियां जो हैं, सदा नीरा मतलब दो तरह की भारत में नदियां होती हैं। एक मौसमी नदियां यानी कि सीजनल, जिनके अंदर बारिश के समय ही पानी आता है, और दूसरी होती है पेरिनियल। पेरिनियल बोले तो सदा नीरा, जिनमें हमेशा पानी रहता है। हमेशा पानी कौन सी नदियों में रहता है? वो नदियां जो कि जो बर्फ के पिघलने से चल रही होती हैं। तो देखिए, मानसून के समय तो बारिश का पानी आ ही जाता है नदियों के अंदर, लेकिन जब गर्मी होती है तो ग्लेशियर के पिघलने से पानी आता है। तो ग्लेशियर कब पिघलते हैं? जब गर्मी होती है। ग्लेशियर बनते कम है? जब सर्दी होती है। मानसून का सीजन इन दोनों के बीच में रह जाता है। तो बारिश के बाद तक, यानी अक्टूबर नवंबर तक, बारिश का पानी बहता हुआ पहाड़ों से निकलता रहता है, ग्लेशियर के पिघलने से भी निकलता रहता है। सर्दियों में जब बर्फ जमने लगती है तो बर्फ के जमने से नदियों का जल स्तर घटने लगता है, नदियों में पानी कम होने लगता है। और जब नदियों में पानी कम होने लगता है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये बहुत टफ टाइम होता है। नदियों में पानी का स्तर बहुत कम हो जाता है। अगर आप इन नदियों को ऑब्जर्व करें, नदी के किनारे जो बहुत से दोस्त मेरे रहते हैं वो इस बात पर हामी भी भर सकते हैं, थम्स अप भी कर सकते हैं कि सर हाँ, फरवरी से लेकर के और विशेष रूप से मार्च से मई का टाइम तो बहुत क्रूशियल होता है हमारी पेरिनियल रिवर्स के लिए, क्योंकि साल भर तो बहुत पानी देखा, लेकिन फरवरी से मार्च से मई के बीच में लगभग 3 महीने का पानी बहुत कम हो जाता है। पानी जब बहुत कम होता है तो पानी का बंटवारा कैसे सुनिश्चित हो, नंबर एक। नंबर दूसरा, पानी जितना पहले उपयोग में सिंचाई में आ रहा था, अब क्या वो उतना ही पानी उपयोग में आता रहेगा? पानी कितना दूसरे को दें, हमारे पास कितना रखें, ये एक बड़ा सवाल है। अक्सर जब डैम बनाए जाते हैं तो उन डैम के अंदर यह सुनिश्चित किया जाता है कि जब नदी का जल स्तर घटने लगेगा तो डैम से पानी छोड़ दिया जाएगा ताकि जल मेंटेन रहे, नंबर एक। और डैम अगर रिवर पर ही बना है तो वो रिवर के पिछले जो क्षेत्र हैं उन्हें भी भर करके चल रहा होता है। ठीक है साहब, चलिए। तो फरक्का डैम कुछ इसी थॉट के साथ बनाया गया। इसमें 109 गेट बनाए गए और यहां का उद्देश्य रखा गया कि लगभग 40,000 क्यूसेक पानी हुगली के अंदर हमें भेजना है। अब ये क्यूसेक क्या होता है ये भी बताएंगे। क्या बांग्लादेश ने उस समय कोई विरोध नहीं किया? बिल्कुल किया, लेकिन उस समय 1971 में ताजा ताजा बांग्लादेश बना था, भारत की भक्ति में बहुत ज्यादा लीन था। उस समय शेख मुजीबुर रहमान यानी शेख हसीना के पिताजी हुआ करते थे, भारत के साथ उनके बहुत से एहसान थे, तो वो इस बात पर तैयार थे कि हां, अगर हम लोग बनते हैं, साथ में रहते हैं, तो एक जॉइंट रिवर कमीशन बनाएंगे जो दोनों के हितों का ख्याल रखेगा। भारत ने कभी यह नहीं कहा कि साहब नदी मेरी है तो सारा पानी मेरा होगा। भारत हमेशा अपने पड़ोसियों को साथ लेकर चलने की नीति के साथ चला है। ऐसे में हमने इनके साथ एक सहमति रखी। 1972 के अंदर जब इंदिरा जी थी और वहां पर शेख मुजीबुर रहमान थे, तय हुआ कि हम एक जॉइंट रिवर कमीशन बनाएंगे ताकि नदी का जल किस तरह से बटे, क्योंकि अल्टीमेटली आप फरक्का डैम बना रहे हैं, तो नदी का जल कैसे बटे इस पर जब भी आवश्यकता होगी हम लोग चर्चा करेंगे। इसी वजह से 1977 में, 1982 में, 85 में कई छोटे मोटे एग्रीमेंट होते रहे। समय समय पर तय होता रहा भारत कितना पानी लेगा, बांग्लादेश को कितना पानी दिया जाएगा, क्योंकि फरक्का डैम बनने का असल मकसद था कि हुगली नदी में पानी होना चाहिए, सिल्ट की प्रॉब्लम वो रहनी चाहिए, और चूंकि नदी भारत की है तो भारत के हित तो कम से कम पूरे हों। कुल मिलाकर भारत की जरूरत 40,000 क्यूसेक जल की थी, लेकिन दिक्कत फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की थी।
बाकी टाइम पर कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन उसके बाद के जो समय है, जो 4 महीने, विशेष रूप से 3 क्रिटिकल महीने, 11 फरवरी से 11 मई के बीच का एक ऐसा समय है जहां नदी का जल स्तर कम होता है। उस समय हुगली में पानी कैसे बनाए रखें, कोलकाता पोर्ट को कैसे जारी रखें, 3 महीने तक अगर पोर्ट काम ना करे तब तो यह बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बस इसी की वजह से दोनों देशों के बीच कई टाइम पर एग्रीमेंट्स वगैरह चलते रहे। कई प्रयास हुए, उन प्रयासों में लगभग एक समय ऐसा आया जिस समय दोनों देश किसी एग्रीमेंट की स्थिति में नहीं थे। 1989 से 86 के बीच में लगभग ऐसी स्थिति बन गई थी कि दोनों देश किसी बात पर सहमत ही नहीं हो पा रहे थे। भारत ने अपने हिस्से से अपना पानी बढ़ा लिया, लेकिन इस चीज को बांग्लादेश दुनिया भर में ले गया कि देखो भारत मेरे साथ ऐसा कर रहा है। यूएन के मंच पर ले गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पॉलिटिसाइज कर दिया कि देखो ऐसा करते हैं ये लोग, हमारा पानी पूरा खा जा रहे हैं। तमाम बातें इन लोगों ने अपने स्तर पर भारत के साथ की। बांग्लादेश विरोध करता रहा कि नदी का पानी कम हो गया है, खेतों को पानी नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ की जलवायु बिगड़ गई है और समुद्र का पानी अब तो पद्मा में ऊपर चढ़ने लगा है, बोले उससे खारापन आ जा रहा है। इस तरह से इन्होंने खूब सारे टेंट्रम्स किए। भारत ने अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फिर भी बांग्लादेश को मनाने का प्रयास किया कि चल भाई बैठते हैं, बात करते हैं। बात आती है 1996 में जाकर के। तब भारत के अंदर एच.डी. देवेगौड़ा जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे और बांग्लादेश में जो शेख हसीना जो आज भारत में रह रही हैं वो प्रधानमंत्री हुआ करती थी। दोनों ने बैठ करके एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के अंदर यह तय हुआ कि अब हम 30 साल तक इस एग्रीमेंट को मानने वाले हैं। ये जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट में जो बातें थी वो इतनी ज्यादा बांग्लादेश को पसंद आई कि देवेगौड़ा साहब 96 में ये एग्रीमेंट करते हैं और 97 में जब बांग्लादेश जाते हैं तो इनके हवाई जहाज को ही आगे से आगे चलते हुए बांग्लादेश के एयरफोर्स के जहाज बिल्कुल एस्कॉर्ट करते हैं। मतलब इस तरह का फील कराया जाता है कि साहब अजीम और शहंशाह टाइप से हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उन्हें बढ़िया से रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा। बढ़िया 21 की जगह इन्होंने 19 तोपों की सलामी दी। बढ़िया तरीके से इन्होंने पूरा माहौलबाजी किया कि हाँ भाई भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए एक बढ़िया एग्रीमेंट कर दिया है। एग्रीमेंट क्या हुआ था अब उस बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसको समझने से पहले एक टर्म समझ लीजिए, क्योंकि यहां जल बंटवारे को लेकर के क्यूसेक की बात हो रही है कि इतने क्यूसेक पानी भारत के पास, इतने क्यूसेक उनके पास रहेगा। तो देखिए क्यूसेक है ना, जल को नापने की यूनिट है। यहां पर ये जो क्यू और सेक है ये दो अलग अलग शब्द हैं। क्यू स्टैंड्स फॉर क्यूबिक फिट और सेक स्टैंड्स फॉर सेकंड, यानी एक सेकंड में एक क्यूबिक फिट एरिया जो है उससे कितना पानी प्रवाहित हो सकता है उसे क्यूसेक में नापा जाता है। जैसे पानी को लीटर में आप नापते हैं, लीटर एक एब्सोल्यूट सेंस की चीज है, लेकिन पानी के प्रवाह को नापने के लिए क्यूसेक का उपयोग किया जाता है। एक सेकंड में एक क्यूबिक फिट से कितना पानी प्रवाह हो सकता है। तो एक क्यूसेक में एक क्यूबिक फिट मतलब बोले तो एक फिट हाइट है, मतलब लंबाई, एक गुणा एक फिट चौड़ाई, एक फिट ऊंचाई, इसमें से कितना पानी निकल करके जा सकता है एक क्यूब में से, उसको नापते हैं। ये लगभग कितना आता है गंगा के केस में, तो ये 29 लीटर के आसपास आता है। 29 लीटर पानी, मतलब ये 28.317 लीटर है कि 29 लीटर पानी एक सेकंड में एक क्यूसेक के अंदर बह जाता है। ठीक है साहब। अब अगर आप इस बात को समझ गए हो तो अब हमारे बीच हुए एग्रीमेंट को जानिए, किस तरह से दोनों के बीच में वाटर शेयरिंग फॉर्मूला डिसाइड हुआ। वाटर शेयरिंग फॉर्मूला इस तरह से डिसाइड हुआ कि यदि फरक्का डैम में पानी 50,000 क्यूसेक है, क्यूसेक में मैंने क्या कहा, सेक का मतलब हुआ सेकंड्स है ना, और क्यू का मतलब क्यूबिक फिट, तो 50,000 क्यूसेक अगर पानी फरक्का डैम में है या उससे कम है तो 50-50% दोनों अपना पानी बांट लेंगे। ये तय हो गया। दूसरा डिसाइड हुआ रेंज, कि अगर 70,000 क्यूसेक से लेकर 75,000 क्यूसेक तक पानी है, कहां पर है, फरक्का डैम के अंदर पानी है, तो ऐसे में बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक फिट पानी दिया जाएगा, बाकी बचा पानी भारत रखेगा। अब देखने वाली बात यह है कि 35,000 से 75,000 मतलब भारत के पास में आइदर 35,000 या फिर 40,000 क्यूसेक पानी जाएगा। मतलब पहले बराबर था, अगर पानी बढ़ा तो पानी बढ़ने पर भारत से कहा गया कि आप 75,000 तक अगर पहुंचते हो तो 40,000 क्यूसेक फिट तक पानी आपके पास होगा, 35 ये लोग लेंगे। तीसरी स्थिति तय हुई कि अगर 75,000 क्यूसेक से ज्यादा फरक्का में पानी है
तो भारत केवल 40,000 क्यूसेक ही रखेगा, उसके अलावा जो पानी होगा वो बांग्लादेश लेगा। मतलब ये ऐसे हुआ कि बांग्लादेश ने हमारे साथ एग्रीमेंट ऐसे किया जैसे वो हमें पानी दे रहा हो, जैसे नदियां उसके यहां से हमारे यहां आ रही हो, हमारे यहां से वहां नहा जा रही हो। मतलब आप देखिए, बांग्लादेश ने 50%, मतलब एक जगह जाकर के वो एडजस्ट किया है 5,000 क्यूसेक का। अदरवाइज तो हर जगह वही विजेता है भाई। 75,000 तक अगर आप पहुंचते हो तो आप 40,000 क्यूसेक ले रहे हो। उससे ऊपर अगर गए तो फिर सारा पानी, मान लो कि अगर 90,000 क्यूसेक पानी है तो 40,000 ही भारत रखेगा, 50,000 ये रखेगा। अगर 100 मतलब 1,00,000 क्यूसेक है तो 40,000 ये रखेगा, 60 ये रखेगा। मतलब इन्होंने हमारे साथ ऐसी डील की और हम लोग उस डील में राजी हो गए। 30 साल हो गए हमको इस डील में रहते हुए। इस डील से भारत को कोई लाभ नहीं था, लेकिन हां, पड़ोसी के नाते हम पड़ोसियों का ध्यान रखते थे। इस बात का पश्चिम बंगाल ने बहुत विरोध किया। क्यों विरोध किया? पश्चिम बंगाल का विरोध हुआ, उस समय ज्योति बसु सरकार वगैरह थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इससे हमें क्या फायदा हुआ। असल में हुगली का पानी पश्चिम बंगाल में आता है, आपने आधा पानी ऑटोमेटिक उनको बांट दिया। मतलब ये आधा आधा का कंसेप्ट कैसे है? भारत से पानी आ रहा है, फर्क का से आपने आधा आधा बांट दिया, कम भी है तो आधा दे दिया। अरे भाई, जब ज्यादा है तो आप उनको उस तरह से दे रहे हो तो तय कर लो ना कि 40,000 क्यूसेक अगर बेसिक अमाउंट है तो हम इतना ही रखेंगे, बचेगा तो तुम्हें देंगे। यह नियम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में इस बात का बहुत विरोध भी हुआ। पश्चिम बंगाल की आज भी मुख्यमंत्री का यही आरोप रहता है कि इस जल के बंटवारे में हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमसे किसी ने पूछा नहीं। उस समय की केंद्र सरकार ने तत्कालीन बांग्लादेश सरकार के साथ खुद से डिसाइड किया, राज्य को सहमति में नहीं लिया। अच्छा, आपके दिमाग में एक प्रश्न और आएगा कि इस तरह से मैनेज कौन करता है सारी बातें? तो एक इन्होंने कमेटी बना रखी, मैंने कहा ना जॉइंट रिवर कमीशन है, जेआरसी बना हुआ है। तो वो जेआरसी ही तय करता है कि नदी का पानी किस तरह से बटेगा, उसको नापने का काम भी वही लोग करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार इस बात को लेकर कई बार शिकायत कर चुकी है कि भाई आपके इस फैसले से हमारे जल की कमी रहती है, राज्यों को सहमति में नहीं लिया गया था, हमारे यहां भी तरह दिक्कत होती है, इसकी पुनः समीक्षा की जाए। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार लगातार भारत सरकार को यह याद दिलाती रही है कि सर, वो जो पानी का बंटवारा तय हो रखा है उसमें आपने हमारे बारे में, अगर 40,000 क्यूसेक भी था तो लोअर पार्ट पे भी फिक्स रखते ना, पहले तो आधा आधा ज्यादा हो जाए तो उनके पास ज्यादा। बोले ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब पश्चिम बंगाल की सरकार इस बात का लगातार विरोध करती रही और ऐसे में इनकी डिमांड है कि अब 2026 में यह फिर से होने जा रहा है, एग्रीमेंट को दोबारा रिन्यू किया जाएगा या उस पर पुनः समीक्षा होगी। तो उस समय पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से मार्च में भी 11 समितीय टीम जो है वो भारत आई थी। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, भारत और बांग्लादेश 54 रिवर्स शेयर करते हैं। अक्सर आप लोग जो चर्चा सुनते हैं ब्रह्मपुत्र की, तीस्ता की और गंगा की सुनते हैं। 54 नदियां हैं जो भारत से बांग्लादेश में बह रही हैं और उनमें अधिकांश का पानी यानी 53 का पानी जो है ना वो भारत से बांग्लादेश जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो कमिटमेंट है ये इस तरह का रहे कि बांग्लादेश रिसीवर एंड पर रहे। ऐसे ना हो कि वो अपने हक को लड़कर मांगे, पाकिस्तान की तरह की, नहीं साहब मेरे को तो चाहिए, रह गया वो बिना पानी के, अब सिंधु नदी के बिना झेल ही रहा है दिक्कत, भारत मन में आती है तो छोड़ता है, नहीं तो नहीं छोड़ता है। ऐसे में अब क्या हुआ कि हम लोग इस पर मंथन क्यों करना शुरू हुए? हुआ क्या, हमारे यहां पर पहलगाम आतंकी हमला हुआ। हमने पाकिस्तान को, जो लगता था कि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हमने इंडस वाटर एग्रीमेंट कर लिया है, भारत जिसे नहीं तोड़ पाएगा, हमने तोड़ दिया और हम बढ़िया से उसको वाटर अटैक के रूप में ले गए। इंडस वाटर का पानी हमने होल्ड पर डाल दिया, अपने मर्जी से छोड़ना शुरू कर दिया कि अपनी मर्जी में आएगा तब छोड़ेंगे, तुम्हें बिना बताए रखेंगे तब। मतलब जेआरसी की तरह उस समय की जो इंडस वाटर कमेटी है उसको हमने हटा दिया। अब इस समय पर भारत के अंदर मांग उठ रही है और उस समय से ही उठ रही है कि चूंकि बांग्लादेश ने इस पूरे समय पर बहुत ज्यादा पाकिस्तान का प्रेम अलापा है, ऐसे में क्यों ना बांग्लादेश को भी उसी की तरह की दवाई खिला करके ट्रीटमेंट दिया जाए। क्योंकि ये प्राणी जो है ये लगातार उस समय, जिस समय भारत लगातार हमलावर हो रहा था, उस समय ये प्राणी चीन के टच में था। उस समय इसके ही एक क्लोज जनरल था, कोई रिटायर्ड मेजर जनरल, उसका बयान आया कि जिस समय भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई में बिजी है, क्यों ना हम भी मोर्चा खोल दें और पूर्वोत्तर भारत पर कब्जा कर लें, क्योंकि इनका पाकिस्तान प्रेम बहुत जाग रहा था। ऐसे में बांग्लादेश ने
ने पाकिस्तान के समर्थन में, चीन के समर्थन में जो माहौल बनाया, चाइना के बारे में तो इन्होंने ये तक कह दिया था कि हमारे देश के वजह से वहां के जो नॉर्थ ईस्ट है उनसे कनेक्टिविटी हमारी वजह से मिलती है। तो इसका जो ये थॉट प्रोसेस है, भारत में अब इसके खिलाफ एक माहौल है कि बांग्लादेश को भी वही दवा दे दी जाए जो पाकिस्तान को दी है। इसी वजह से भारत इस विषय पर अब चर्चा करना शुरू कर रहा है कि हां भाई, अब क्या किया जा सकता है इस गंगा वाटर ट्रीटी में, क्योंकि इसके 30 साल पूरे होने जा रहे हैं। सब चर्चाएं हैं कि भारत अब ज्यादा पानी रखने पर विचार करेगा, क्योंकि 11 मार्च से 11 मई का जो समय होता है, जिस समय हमारे यहां पर पानी की दिक्कतें होती हैं, उस समय हम 35,000 क्यूसेक में काम चला रहे होते हैं। हमारे उद्योग धंधे, हमारे तमाम प्रकार की खेतीबाड़ी, हमारे नदियों के किनारे बने हुए एनटीपीसी जैसे पावर प्लांट या फिर जो हमारा कोलकाता पोर्ट है, उनको पानी की दिक्कत रहती है। तो हम उस पूरी चीज को मैनेज करेंगे, ऐसा फिलहाल विचार चल रहा है। देखने वाली बात है 2026 से पहले भारत इस विषय पर क्या करता है, क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी मध्यस्थता इसमें नहीं है। तो भारत जैसा चाहे वो इस पर अपना फैसला ले सकता है। अब देखना होगा कि भारत सरकार बांग्लादेश के साथ किस तरह से इस बात को रखती है। अगर भारत ने पानी यहां पर रोका तो निश्चित ही यह बांग्लादेश के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बहुत अच्छे से बात समझ में आई हो। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। साथियों, एक मच रिकमेंडेड मैं आपके साथ बात बता रहा हूं, उसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सोचकर देखिएगा। साथियों, मैंने इस रविवार को यानी कि कल आप लोगों के साथ में एक इंटरव्यू साझा किया है। इंटरव्यू है उदयपुर के महाराणा विश्वराज जी का। साथियों, आप इनके साथ संवाद जो हुआ है ना, उसे एक बार सुनिएगा। बड़ा ही इनके साथ जो मेरा बातचीत हुई वो बहुत ही मॉडेस्ट भाव में थी कि महाराणा लोग सोचते कैसे हैं, उनका राजशाही को लेकर, उनका लोकतंत्र को लेकर, उनको तानाशाही को लेकर थॉट प्रोसेस क्या है। महाराणा प्रताप के आप वंशज हैं, उदयपुर के वर्तमान महाराणा हैं, और आप इतने हम्बल और इतने सहनशील प्रकार से बातचीत किए हैं कि आप देखेंगे ना तो आपको भी पर्सनैलिटी से कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। लिंक कमेंट बॉक्स में है। बहुत ही अल्टीमेट प्रश्न हम लोगों ने किए हैं, आधुनिक इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न हैं, संविधान से जुड़े हुए प्रश्न हैं। आपको राज तिलक जैसी जो परंपराएं हैं, आपको जौहर जैसी जो परंपराएं हैं, शाका जैसी परंपराएं हैं, उन पर इनका थॉट सुनने को मिलेगा। क्योंकि वर्तमान समय पर जैसे राणा सांगा का जो मामला रहा, महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध से जुड़ा हुआ जो मामला रहा, उन सभी मामलों पर आप इनका एक बार थॉट सुनिएगा। बहुत एनलाइटनिंग सेशन है। मुझे कुछ ही इंटरव्यूज होते हैं जिनको करके अच्छा लगता है, उनमें से एक ये है। तो आप जाकर के इनका एक बार इंटरव्यू देखें। लिंक कमेंट बॉक्स में है। अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमने ये सेशन डाला है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। बाकी हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, और हाँ, हमारे नए नोट्स रिलीज हो चुके हैं। एडवांस बुकिंग जारी है। आप में से अगर कोई भी साथी चाहे तो इस कीमत पर मेरे 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और उसके साथ साइंस की बुक को एज एन एडेड एडवांटेज वो ले सकता है। इस बार इस कोर्स में नया क्या है, हमने बहुत खूबसूरत आर्ट एंड कल्चर की बुक निकाली है। आर्ट एंड कल्चर इतना बेहतरीन कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले, स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वालों को इस कंटेंट के अलावा शायद ही कुछ पढ़ना पड़े, इतना सुनिश्चित किया है हमने। तो आप चाहें तो इसकी बुकिंग कर सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से। थैंक यू सो मच।